हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? क्लास 11 से 12th में आ गए हैं, इसके लिए बहुत बहुत बधाई। और क्लास 12th में आए हैं तो नई बुक भी होगी, तो बच्चों अपनी बुक का नाम नोट कर कीजिए। बुक का नाम है भारतीय इतिहास के कुछ विषय, जो कि NCERT की बुक है। इसको हिंदी में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद भी कहते हैं। ठीक है, ये दिया हुआ है। फिर विषय सूची के अंतर्गत इसमें 3 भाग हैं। इसमें कुल 15 पाठ हैं। प्रथम भाग के विषय हैं ईंटें मन के यथास्थियाँ। आप लोग नोट करना चाहें तो नोट भी कर लीजिए। प्रथम भाग के विषय हैं ईंटें मन के यथास्थियाँ, हड़प्पा सभ्यता। दूसरा है राजा किसान और नगर, बंधुत्व। तीसरा है बंधुत्व जाति तथा वर्ग। चौथा है विचारक विश्वास और इमारतें। फिर भाग 2 के विषय हैं, 5वां पाठ है यात्रियों के नज़रिए। 6ठा पाठ है भक्ति सूफी परंपराएं। 7वां पाठ है एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर। 8th लेसन है किसान जमींदार और राज्य। 9th लेसन है शासक और विभिन्न इतिवृत्ति। फिर भाग 3 के अंतर्गत 10वां लेसन है उपनिवेशवाद और देहात। 11वां है विद्रोही और राज। 12वां है औपनिवेशिक शहर। 13वां है महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन। 14th लेसन है विभाजन को समझना। और 15th लेसन है संविधान निर्माण। इस तरह से हड़प्पा से लेकर के संविधान निर्माण तक का पाठ 15 चैप्टर आपको क्लास 12th में पढ़ना है। ये बच्चों हम लोग इतिहास के अर्थ और परिभाषा के विषय में जान लेते हैं संक्षेप में कि इतिहास है क्या। इतिहास की शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत के 3 शब्दों इति धनहा इति प्लस हा प्लस आज से मिलकर हुई है। इति का अर्थ है जैसा हुआ वैसा ही। हा का अर्थ है सचमुच तथा आज का अर्थ है निरंतर रहना, बोध होना। अर्थात जैसा हुआ वैसा ही सचमुच में निरंतरता का प्रकटन ही इतिहास है। इतिहास शब्द अंग्रेजी शब्द की हिस्ट्री का हिंदी रूपांतर है। इतिहास शब्द अंग्रेजी शब्द हिस्ट्री का हिंदी रूपांतर है। हिस्ट्री शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग यूनानी इतिहासकार हेरोडोटस ने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में किया था। इसीलिए अधिकांश विद्वान हेरोडोटस को इतिहास का जनक मानते हैं। हेरोडोटस के अनुसार इतिहास का अर्थ अतीत का गवेषणा एवं अनुसंधान करना है। ये होगी इसकी बच्चों परिभाषा। फिर हम नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। इन्हीं बिंदुओं को आज हम लोग पढ़ेंगे। इतिहास की उपयोगिता, कोई भी विषय हम पढ़ रहे हैं तो हम उसे क्यों पढ़ रहे हैं, इसकी क्या उपयोगिता है, ये भी हमें जानना आवश्यक है। तो इतिहास विषय की उपयोगिता क्या है? ये आधुनिक युग में इतिहास की उपयोगिता असंदिग्ध है। उपयोगिता इसकी असंदिग्ध है क्योंकि इतिहास मानवीय प्रयास को प्रतिबिंबित करता है। यह जीवन संबंधी सभी प्रशासनों से परिपूर्ण एक दुकान है। जैसे बच्चों दुकान पर जाते हैं और विभिन्न तरह के सामान होते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं कि अपनी आवश्यकता के अनुसार ही सामान लेते हैं। तो जहाँ प्रशासनों से परिपूर्ण एक दुकान है जहाँ सभी प्रकार की बौद्धिक सामग्री उपलब्ध होती है। बुद्धिमान व्यक्ति यहाँ से अपनी जीवनोपयोगी वस्तुओं को प्राप्त कर सकते हैं, जैसे ज्ञानार्जन के लिए युद्ध विजय, साम्राज्य विस्तार तथा शासकों की निरंकुशता, शोषण आदि पृष्ठ का अवलोकन करते हैं। इतिहास हमें मानवीय समाज का ज्ञान ही प्रदान करता है और इतिहास की व्यावसायिक उपयोगिता भी कम नहीं है बच्चों। इसमें उच्च स्तरीय अध्ययन करके विद्यार्थी संग्रहालय, पुस्तकालय तथा अन्य संस्थानों के सचिव पद पर कार्यरत हो सकते हैं। इतिहास पत्रकारिता का आधार स्तंभ है। जो मीडिया हम लोग देखते हैं तो उसमें पत्रकारिता का आधार स्तंभ है। प्रशासनिक सेवाओं में तो इतिहास की उपयोगिता किसी से छिपी नहीं है। तो जो प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी करता है वो इतिहास अवश्य पढ़ता है। तो इस तरह से इतिहास की क्या उपयोगिता है ये हम लोगों ने जाना। नेक्स्ट पॉइंट है इतिहास के 3 कालखंड। इतिहास को 3 कालखंडों में, इतिहास को जानने के लिए हम उसको 3 कालखंडों में विभक्त करते हैं। प्रागैतिहासिक, आद्य इतिहास एवं इतिहास या ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल
प्रथम प्रागैतिहासिक काल का कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है। दूसरा आद्य इतिहास काल का साक्ष्य लिपि के रूप में मिलता है, लेकिन इसको लिपि को पढ़ा नहीं जा सका और पढ़ा न जा सकने के कारण किसी ठोस निष्कर्ष की प्राप्ति नहीं हो पाई है। इसके अंतर्गत पाषाणकालीन सभ्यता, प्रागैतिहासिक तथा सिंधु सभ्यता आदि इतिहास का रूप है। और लिखित साक्ष्य मिलने के कालखंड को ऐतिहासिक काल कहा गया है। तो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से ऐतिहासिक काल की गणना की जाती है। इस तरह से हम इसको 3 कालखंडों में भाग किए। और फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है प्राचीन इतिहास को जानने के साधन। प्राचीन इतिहास को हम किस तरह से जान सकते हैं, अपने प्राचीन भारतीय इतिहास को किस तरह से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके अंतर्गत क्योंकि इतिहास साक्ष्यों पर आधारित है, प्रथम है साहित्यिक साक्ष्य, दूसरा है विदेशी यात्रियों के साक्ष्य, तीसरा है पुरातात्विक अभिलेख या सामग्रियाँ पुरातात्विक जो प्राप्त हुई हैं। तो साहित्यिक साक्ष्य क्या है? धर्म, दर्शन एवं अध्यात्म संबंधी ग्रंथ, वेद, पुराण, बौद्ध साहित्य आदि से जो हमें इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है वो साहित्यिक साक्ष्य के अंतर्गत आता है। फिर विदेशी साक्ष्य क्या है? जो हमारे यहाँ विदेशी यात्री आए, उन्होंने जो पुस्तकें लिखी या हमारे देश के बारे में जो बताया, उन माध्यमों से जो हमें जानकारी प्राप्त होती है उसको हम विदेशी यात्रियों के साक्ष्य कहते हैं। जैसे फाहियान, इत्सिंग, ह्वेनसांग, अलबरूनी और भी बहुत से विदेशी यात्री हमारे यहाँ आए और उन्होंने हमारे यहाँ के बारे में जो लिखा, उससे जो हमें जानकारी प्राप्त होती है उसको हम विदेशी यात्रियों के साक्ष्य कहते हैं। फिर पुरातात्विक अभिलेख अभिलेखों, सामग्रियों, उत्खनन से प्राप्त सामग्री, ईंट, औजार, हथियार, बर्तन, पक्की मिट्टी के बर्तन, आभूषण, अनाज के दाने, मूर्तियाँ, अभिलेख आदि वस्तुएं जो प्राप्त हुई उसको हम पुरातात्विक साक्ष्य के अंतर्गत रखते हैं। इससे हमें इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इस तरह से हमने देखा कि इतिहास की अर्थ, परिभाषा, उपयोगिता तथा इसके कालखंड और प्राचीन इतिहास को जानने के क्या साधन हैं। और अब हम आते हैं भाग 1 में जो हमारा प्रथम पार्ट है, जो पहले आपको बताया ना कि ईंटें, मनके तथा अस्थियाँ के अंतर्गत हम लोग हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। अब हड़प्पा सभ्यता क्या है? हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा जाता है बच्चों कि ये हड़प्पा नामक स्थान पर इस सभ्यता की खोज की गई थी, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता कहेंगे। फिर सिंधु घाटी की सभ्यता क्यों कहा जाता है? क्योंकि सिंधु घाटी में ये सभ्यता फैली हुई थी, इसलिए इसको सिंधु घाटी की सभ्यता कहा गया है। और बच्चों आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। इसके और भी बहुत से पॉइंट हैं, हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, जैसे खोज, केंद्र, काल, विस्तार और बहुत सी चीज़ें हैं। आशा करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।